बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चॉसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। काफ़ी मटेरियल इससे आप दूसरी जगहों में भी ऐड कर सकते हो दूसरे क्वेश्चंस में। बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो हर जगह पर डाल दी जाए। नहीं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हर क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत तरीके के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं 11th को, मे बी फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का। अच्छा जी, चॉसर्स एटीट्यूड टू द चर्च। Though Chaucer's sharp eye detected abuses in the church, he was not deeply concerned, nor was he particularly sympathetic with reforms. अच्छा जी, रिफॉर्मर्स। चौसर ने वो बहुत ज़्यादा उसको दिखाया गया डिलाइनेटर मैनर में लिखता है। एक ग्रेट ऑब्जर्वर है, यानी हर चीज़ को बड़े माइन्यूट तरीके से जो है देखता है। बेशक उसकी आंखों ने अच्छे से उस चीज़ को परखा, जो जो उसको अब्यूज़ नज़र आए, जो जो उसको फुलीज़ और एब्सर्डिटीज़ नज़र आई चर्च से रिलेटेड, यानी जो भी एक्लेसियास्टिकल फिगर कहते हैं, जो मज़हब से रिलेट करते हों। ठीक है, जिस तरह कारी हो गया और जिस तरह पोप हो गए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग। अच्छा जी, ना ही वो ज़्यादा उनके साथ डीपली कंसर्न नहीं था कि उनको पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा जलील करे, ना ही उनके साथ उसका कोई रहम उन पे रहम आ रहा था उनको उसको। तो एक मिडल सिचुएशन थी। ठीक है, हिज आई सीज एग्जैक्टली व्हाट ईच एक्लेसियास्टिक इन द रिलेशन टू व्हाट ईच ऑट टू बी। यानी वो सिर्फ ये देख रहा था कि जो जो फिगर्स एक्लेसियास्टिकल फिगर्स हैं उनका जो रिलेशन होना चाहिए था वो उसको नज़र नहीं आ रहा था। तो वो चाह रहा था कि जो उनको होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं थे। इन द एज ऑफ चौसर की एज में, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, तो आपने ये भी बताना है कि द पोप ऑफ रोम, यानी रोम का जो था पोप उस टाइम पे, रीजन सुप्रीम एंड द स्टेट्स वर सब्जेक्टेड टू हिज पावर। यानी उसका टाइम पीरियड चल रहा था। और अब एक कैंटरबरी टेल्स जो है, जब वो इतनी फेमस है, लिखी जा रही है, तो वो बताया आपको इन लाइनों में बताएगा कि ऐसा नहीं था कि पूरा ही करप्ट था। कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने सुधारा लोगों को, लेकिन मोस्टली जो थे वो करप्ट थे। ठीक है, द रिलीजन वॉज दस अ पावरफुल फोर्स इन शेपिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, बट सम करप्ट क्लर्गी मैन हु लिव्ड a life of luxury presented its degenerated aspects. अच्छा जी, उसने कहा कि ऐसा नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी उनकी यानी लाइफ को शेप कर रहे थे, उनको बेहतरी की तरफ ला रहे थे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ ऐसे भी थे क्लर्गी मैन, यानी वही मज़हबी लोग जो हैं, या जिनको सर अंजाम दिया गया, यानी जिनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ दी गई थी कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो करनी है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनकी ड्यूटीज़ थी। हु लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी प्रेजेंटेड अ डी जनरेशन एस्पेक्ट, जिनको यानी ज़िंदगी जो थी वो लग्जरियस लाइफ गुजारनी थी, और जो डिस्ट्रक्शन के जो फैक्ट्स थे वो उनकी वजह से, उनकी इन हरकतों की वजह से आए। ठीक है, इवन सम ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स एंड सम मोनास्ट्रीज हैड बिकम सोर्सेज ऑफ करप्शन। यानी मोनास्ट्रीज होती हैं मज़हबी रसूमात या मज़हबी एक्टिविटीज़। ठीक है, हैड बिकम यानी ऐसी जगह जहाँ इबादत गाहें, जहाँ पर मज़हबी जो है रसूमात अदा की जाएं, ऐसी प्लेसेस। ठीक है, तो जो फ्रायर है और ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स, यानी जो भी फ्रायर्स है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके ऑर्डर्स थे वो, और जो मोनास्ट्रीज थी, हैड बिकम सोर्सेज ऑफ करप्शन, जो जगह थी मज़हबी वो भी करप्शन का ज़रिया बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि लोग वहीं आकर इन लोगों से दुआएं वगैरह करवाते थे, और जिस तरह कहते हैं ना, वो पार्टनर जो था वो उनको माफ़ीनामे देता होता था, इस तरह। अच्छा जी, द मंक फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड हंटिंग टू प्रेइंग और प्रीचिंग। मंक जो था, अब उसका काम क्या था? तबलीग करना और प्रॉपर तरीके से रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, रेदर देन हंटिंग। तो वो क्या करता था, वो किस चीज़ की तरफ इंक्लाइन था?
हंटिंग की तरफ, यानी मटीरियलिस्टिक पर्सन था। द फ्रायर एक्सप्लॉयटेड द इनोसेंस एंड द सुपरस्टिशन ऑफ द पीपल एंड बिकेम अ वेरी प्रॉस्पेरियस बैगर इंडीड। अब फ्रायर का क्या काम था, वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, इनोसेंट माइंड्स के साथ खेलता था, लोगों के जो शक व शुबाहत है, लोगों की जो यानी जो उनकी मेंटालिटी थी उनके साथ जो था वो खिलवाड़ करता था, और वो यानी एक बड़ा खुशहाल जो था एक बैगर बना हुआ था, क्योंकि वो अपनी जो उसकी एक प्लेस थी उसको वो रॉन्ग वे से यूज़ कर रहा था। द पार्टनर वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेपेशियस ऑफ एक्सप्लॉयटर्स। रेपेशियस, अच्छा जी, वो जो था जो पार्टनर था वो लोगों को जो माफ़ीनामे देता था वो बहुत ही यानी बेरहमाना तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है, बड़ी चालाकी से, बड़ी कनिंग नेचर का था। अच्छा जी, द पोर्ट्रेट्स ऑफ द क्लर्गी इन द प्रोलॉग रेफर टू द रिलीजियस कंडीशन ऑफ दिस टाइम, ऑफ हिज टाइम, यानी जो प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स में जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं वो उस टाइम पे जो यानी की जा रही थी उन क्लर्गी मैन को उसने पोर्ट्रे किया है, चौसर ने, उनकी वजह से दिखाया है ना सारा निज़ाम। They point out the degeneration which is corruption which had crept into the ecclesiastical order, showing that the clergymen had forgotten their sacred duties and had become victims of profligacy and epicureanism. profligacy का मतलब होता है बेवफाई, यानी किसी चीज़ से आप जो हो अपने कामों को सही तरह सर अंजाम ना देना, ठीक है। एपिक्यूरियनिज़म का मतलब होता है बहुत ही यानी एक लग्जरी वे में लाइफ को गुजारना, बड़े शानो शौकत से, और यानी हर चीज़ को एक परफेक्ट मैनर में करना, एक ट्रू मटीरियलिस्टिक पर्सन बन के, ठीक है। प्लोयर परसुएट यानी खुशी की लालच में या खुशी को गेन करने के लिए या शान अपनी कदर करवाने के लिए। The religious court itself had become a center of vice, luxury, dissipation, ignorance and debauchery. debauchery का मतलब होता है बदकारी, गलत निज़ाम, ठीक है। तो जो सेंटर था, जो चर्च था, जहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो थी वो होनी चाहिए थी, वो इन सब चीज़ों का जो था वो गढ़ बन गया। जाहलियत वहाँ देखी गई और डिसिपेशन वहाँ देखा गया। लग्जरी यानी जो फिगर्स थे उनको कितना इंक्लाइन टू द नेचर होना चाहिए था ना, उनको सिंपल होना चाहिए था। जिस तरह हमने देखा प्रायोरस का कैरेक्टर उसने दिखाया कि किस तरह यानी वो एटिकेट्स उसके दिखाए, उसने असल में मॉक किया, और उसने उसका जो था लॉकेट था उसके ऊपर उसने बताया कि उन लोगों को जितना ज़्यादा सादा होना चाहिए था वो उतने ही ज़्यादा स्टाइलिश थे, ठीक है। तो ये उसने बताया हमें। अच्छा जी, चौसर नॉट अ रिफॉर्मर बट अ टॉलरेंट ऑब्जर्वर। चौसर जो था ना वो एक यानी आप उसको कह सकते हो सेंट्रल कैरेक्टर, ना वो ज़्यादा जो था वो हार्ड था, ना वो ज़्यादा सॉफ्ट था, वो एक सेंटर की चीज़ थी। और यानी चौसर ने, अभी हम ये पढ़ते हैं, गोवर एंड लैंगलैंड vehemently expressed their moral indignation over his shocking state of corruption in the religious world of their day. अब यानी ये जो दोनों दिखा रहे हैं ऑथर, ये कंटेम्प्रेरीज हैं चौसर के, ये बड़ी प्यारे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। इन्होंने जो है अपनी राय का जो इजहार है वो इतने उन्होंने ज़रा यानी उसको अच्छे तरीके से लोगों के सामने लाया, यानी जिस तरह हमारा जोनाथन स्विफ्ट है वो करता है ना, सही तरीके से खुल के मॉक करता है, खुल के क्रिटिसाइज़ करता है, इसी तरह इन लोगों ने खुल के क्रिटिसाइज़ किया। और जो है विक्लिफ ओपनली रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। विक्लिफ जो है वो जो था वो प्रोटेस्टेंट था, और बड़ा यानी जो था ना मज़हब की तरफ बड़ा उसका झुकाव था, तो उसने तो प्रोमिनेंट तरीके से रिवॉल्ट किया ना, उसके यानी अगेंस्ट खड़ा हुआ कि ये जो हो रहा है मज़हब से रिलेटेड, जो लोग ये कर रहे हैं हरकतें, ये गलत है। अपने उसने पीसेस ऑफ आर्ट में इन सबको अच्छे से बयान किया। लेकिन चौसर डज नॉट शो बिटर सिनिसिज्म लाइक हिज थ्री कॉन्टेम्प्रेरीज। चौसर अपने कॉन्टेम्प्रेरीज की तरह, यानी वो कॉन्टेम्प्रेरीज उन्हें कहते हैं जो चौसर के साथ जो उसके यानी जो उस दौरान जब चौसर था उसी दौरान वो भी लिख रहे थे, तो वो उनकी तरह ज़्यादा सख्त नहीं है, यानी इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ही सिंपली लाफ एट द अब्यूजेस ऑफ द चर्च एज अ फादर इम्प्लिसिटली डिनाउंसेस द फुलीज ऑफ हिज चिल्ड्रन
Chaucer is neither an anti-Catholic nor a Protestant like Wycliffe to show his zeal for reformation. अच्छा जी, चौसर जो है उसका इतना बिटर जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो बल्कि हंसते हंसते जो है बात को बयान कर देता है, इसी तरह जिस तरह कोई बाप अपने बच्चों की जो है यानी फुलीज़ और जो उनकी शरारतें हैं, जो उनकी गलत हरकतें हैं, उनको पब्लिकली अनाउंस कर देता है। जिस तरह घर में मेहमान आए हुए तो हम बोल देते हैं ना, यार ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ये इस तरह बदतमीज़ी करते हैं, बाज नहीं आते, इस तरह। तो उसने एक माइल्ड और चाइल्डिश मैनर में जो है उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। चौसर जो है ना ही वो एंटी कैथोलिक है, ना ही वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो यानी आप ये कह लो कि नमाज़ें कभी नमाज़ छोड़ देता है, कभी पढ़ लेता है, यानी इस तरह की एक बीच का सेंटर, ना ही प्योर किस्म का रिलीजियस पर्सन है, ना ही कोई इररिलीजियस है, ठीक है। अच्छा जी, विक्लिफ जो था उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसका लगाव था अपने मज़हब की तरफ। So if Chaucer has painted the picture of depravity, he has also drawn the portrait of the poor parson and the poor clerk who possesses true Christian virtues. अच्छा जी, अगर तो चौसर ने प्रायरस, मंक, फ्रायर, पार्डनर और समनर उनको क्रिटिसाइज़ किया है, तो दूसरी ही तरह उसने ऑन द अदर हैंड ही इंट्रोड्यूस्ड पार्सन एंड द क्लर्क who both are really very philosophical person. तो उस पर्सनस तो उसने यानी साथ ही साथ दो ऐसे अच्छे लोगों से भी हमें मिलवाया जिनको वाकई जो हैं वो अच्छे लोग थे और जिनके अंदर अच्छाई का जज्बा था. His attitude to the church is indeed one of tolerance. यानी जिस तरह उसने अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर किया है, जो भी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की हैं, वो एक बड़ी बर्दाश्त की बात थी क्योंकि उसने लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा मॉक नहीं किया, बहुत ज़्यादा जलील नहीं किया उनको, प्यार प्यार से बस सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है. देयर इज़ नीदर पार्शियलिटी नोर बिटरनेस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू द चर्च. अच्छा जी, ना ही वो ज़्यादा यानी उनके हक़ में था, ठीक है, ना ही यानी उन्होंने आप ये कह सकते हो कि उसकी तरफदारी की जो फिगर्स थे एक्लेसियास्टिकल, ना ही उसने बहुत बुरे तरीके से उनको प्रेजेंट किया, ठीक है, जो कि चर्च से रिलेटेड. दो नन ऑफ देम मे बी सेड टू बी रियली रिलीजियस इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, बट चौसर इज़ अम्यूज्ड rather than shocked by their characters and attitude. अच्छा जी, बेशक उसने उनको प्रॉपर तरीके से एक यानी ट्रू सेंस में नहीं देखा, अगर जिस तरह मजहबी लोगों को देखना चाहिए या जिस तरह उनको होना चाहिए, तो चौसर्स बल्कि ख़ुद भी अमेज हो गया और शॉक्ड हो गया उन कैरेक्टर्स के जिस तरह उनका एटीट्यूड था, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग था, जिस तरह उनका वे ऑफ लिविंग था, जिस मेंटालिटी के वो थे, उन सब चीज़ों को लेकर वो शॉक्ड भी था, अमेज्ड भी था और यानी थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज भी था कि ये हो क्या रहा है. चौसर इज़ हिमसेल्फ नीदर ओवर रिलीजियस नोर इररिलीजियस. ना ही वो प्रॉपर तरीके से चौसर हिमसेल्फ खुद ना वो कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ना ही वो कोई इररिलीजियस है. दैट्स वाई वो इसको इतने अच्छे तरीके से लिख सका, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिलीजियस होता तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता, और अगर खुद यानी अगर वो बिल्कुल ही मज़हब से दूर होता तो वो फिर शायद उन लोगों को इंजॉय करता या उनका साथ देता. तो ये ख़ुद जो उसकी पर्सनालिटी थी ना, जो मिडल में थी, उस वजह से शायद वो ज़्यादा बेहतर लिख पाया, क्योंकि उसने दोनों तरह से उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और देखा. चौसर ये हो गया, ही रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन एज इट विदाउट कलरिंग इट विद एनी पर्सनल प्रेजुडिस. अब यानी उसने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं लगाए, उसने वही लिखा जो उसने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है. Of course, two of these portraits, the Pardoner and the Summoner, are predominantly satiric. Their degeneration justifiable. Oh my God, it's tongue twister for me. Justifiably. Extremely sorry, guys. Justifiably. Oops. Provokes him to anger. अच्छा जी, justifiably. हाँ, इस तरह पढ़ेंगे क्योंकि जस्टिफाई कहते हैं ना, इस तरह जस्टिफाइबली.
तो यानी जो समनर और पार्टनर थे वो डोमिनेंटली क्रिटिसाइज़ किए गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो करप्शन थी, उनका जो यानी उनकी जो गलत हरकत थी, उन्होंने जस्टिफाई किया उसकी अपनी जो हरकतें थी, यानी उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में उसको मदद हुई हमारे ऑथर को, हु इज़ चॉसर। तो उसने उनका जो था गुस्सा बढ़ाया। The other portraits are steeped in genial humor. He is pleased to be their companion. He has a good word for every one of them. हाँ, ये बड़ी प्यारी बात है कि उसने यानी जो फिगर्स उसको नापसंद थे, उसके बावजूद कोई ना कोई उसने खूबी उनकी बताई है। या तो उसने ये बता दिया है कि यानी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा है तो वो उसने बताया। अगर किसी का जो स्टाइल उसको अच्छा लगा है कपड़े पहनने का तो उसने वो बताया। यानी किसी ना किसी तरीके से उसने छोटी मोटी तारीफ़ें भी उनके साथ साथ की हैं। ठीक है। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। हाँ, मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। जो एक्लेसियास्टिकल फिगर हैं वो तकरीबन 7 हैं, और जिसमें 2 जो हैं उसको पसंद आए हैं। पसंद कौन से आए हैं? क्लर्क और पार्सन। द रेस्ट ऑफ द प्रायरस, द मंक, द फ्रायर, द पार्डनर, द समनर। तो ये जो 5 हैं ये अगेंस्ट हैं। द क्लर्क और पार्सन ये जो हैं उसने इन दोनों को पसंद किया है, क्योंकि वो जो थे उसको लगा कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लाइन थे और बेहतर नहीं थे, अच्छे उसको लगे। क्योंकि उसने जो ऑब्ज़र्व किया तो उसको लगा कि शायद बाकियों को भी इस तरह होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे, क्योंकि ये दोनों सादा थे और दुनिया मटेरियलिस्टिक नहीं थे और मज़हब से रिलेट रखते थे अपने आप को, और लोगों को अच्छी नीयत से, इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।